छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं का पाठ 10वां ठेस इसका स्वाध्याय देखते हैं। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। छात्रों, ये जो ठेस पाठ पर स्वाध्याय है ये कृति पत्रिका पर आधारित है। परिच्छेद क्रमांक पहला कहाँ है वो? अपनी किताब पुस्तक पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 42 पर। वहां देखिए कहाँ से शुरू होता है? खेती बाड़ी यहां से शुरू होता है, बनाना सीखी है यहां तक। इस पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये जो परिच्छेद है, इस परिच्छेद में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं। कौन से है? बेगार मतलब बिना मजदूरी के जबरदस्ती लिया गया काम। चटोर स्वाद लोलू। मड़ैया झोपड़ी। चीक चीक का मतलब है बांस की तीलिया। बांस नहीं कि बांबू, वेळू मराठी में उसे हम वेळू कहते हैं, बांबू कहते हैं। बांस की तीलिया मतलब जो पतली होती है तीलिया को बना हुआ पर्दा। बेपानी करना बेइज्जत करना। नाखून से काट कर मतलब थोड़ा सा। छात्रों, इस परिच्छेद पर आधारित पहली कृति है। क्या है प्रश्न? निम्नलिखित परिच्छेद पर पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो पहली कृति आकलन कृति। कारण लिखिए। गांव के लोग अब सिरचन को खेत खलिहान की मजदूरी के लिए इसलिए नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते? क्या कारण है? तो जरा देखिए उत्तर। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। दूसरे मजदूर खेत पर पहुंचकर 1/3 काम कर चुके हैं, तब पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरा कारण लिखना छात्रों। वाक्यों को उचित क्रम में लिखना है। वाक्यों को उचित क्रम में लिखना है। मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा? तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है? लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। ये 4 वाक्य हैं। 4 वाक्य उनको आपको एक क्रम में लिखना है। यहाँ पर जो वाक्य दिए उनका क्रम गलत दिया है। इसी परिचित के वाक्य हैं लेकिन ये ऊपर नीचे कर दिया। आपको पढ़ते पढ़ते पहले नंबर पर कौन सा वाक्य आता है उसे नंबर 1 पर लीजिए, फिर परिचित पढ़ते रहिए, फिर पहले के बाद में कौन सा वाक्य आता है उसे 2 नंबर पर लिखिए। इस तरह से आपको वाक्य पूरी तरह से लिखने हैं। तो कैसे होंगे 4 वाक्य? पहला वाक्य परिचित पढ़ते हो कौन सा आएगा? लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते। ये पहले नंबर पर पढ़ते पढ़ते वाक्य आता है। उसके बाद हम परिचित पढ़ते रहेंगे तो बाद में वाक्य लगता है मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। ये वाक्य आता है, उसे 2 नंबर पर लिख दीजिए। आगे पढ़ते रहिए। वाक्य आता है दूसरे के बाद 3 नंबर पर वाक्य आता है परिचित में। मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा? और अंतिम जो बचा हुआ है उसे 4 नंबर पर लिखना है। या पढ़ते पढ़ते जो अंतिम वाक्य आएगा ये चारों में से, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी, ये अंतिम बार आया है, इसे 4 नंबर पर लिख दीजिए। हो गया आपका उत्तर। छात्रों, संजाल पूर्ण कीजिए। प्रश्न है संजाल पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए। एक समय ऐसा भी था जब क्या होता था? आपको वो लिखना है। एक समय ऐसा भी था जब सिरचन की मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। नंबर 2, लोग उसकी खुशामद करते थे। नंबर 3, लोग कहते एक दिन का समय निकाल कर चलो। लोग कहते अब तो तुम्हारे हाथ में कारीगरी रह गई है। छात्रों, प्रश्न क्रमांक 4 कृति पूर्ण कीजिए। सिरचन को लोग कहते हैं, क्या कहते हैं सिरचन को लोग? सिरचन को लोग कहते मुफ्तखोर है, कामचोर है, ऐसा कहते। छात्रों, कृति क्रमांक 2 स्वमत अभिव्यक्ति मतलब अपना विचार लिखना है। खेत खलिहान की मजदूरी, इस विषय में अपने विचार लिखिए। भारत गांवों और खेतों का देश है।
भारत गांव में बसा हुआ देश है। यहाँ आज भी देश की 2/3 जनता खेती से जुड़ी हुई है। खेत है, खेती है, और जो मजदूर हैं, तो मजदूर भी जरूरी है ना। मजदूर और किसान एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। मजदूर के बिना किसानों का काम असंभव सा होता है। फसल की बुआई, गुड़ाई, निराई, सिंचाई आदि के काम के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है। भूमिहीन मजदूर परिवार बहुत गरीब होते हैं। भूमिहीन का मतलब जिसके पास जमीन नहीं हो, वो मजदूर होते हैं। उनके पास अपनी जमीन नहीं होती। उन्हें रोटी रोजी रोटी के लिए दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता है। फसल की बुआई और कटाई के समय तो बड़े किसानों के खेतों में उन्हें काम और मजदूरी मिल जाती है, परंतु पूरे वर्ष काम नहीं मिल पाता। ऐसे समय इन मजदूरों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मजदूरी के अन्य कार्य करने पड़ते हैं, बार बार कर लेना पड़ता है। छात्रों, परिच्छेद क्रमांक दूसरा कहाँ से शुरू होता है? देखिए, सिरचन जाति यहाँ से, इस परिचय से शुरू होता है, तो नहीं बोलेगा यहाँ तक। कहाँ है ये परिच्छेद? अपनी किताब, जो पुस्तक है ना हिंदी की, उस किताब में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 43 पर है। देखिए तो इस परिच्छेद पर, पृष्ठ क्रमांक 43 पर जो परिच्छेद है, ये सिरचन जाति यहाँ से शुरू होता है, तो नहीं बोलेगा यहाँ तक। इस परिच्छेद पर कुछ कठिन शब्दार्थ है। वो कौन से? पहला शब्द है तन्मयता, मतलब लगन। मुंहचोर मतलब मुंहफट। झाला मतलब तीखापन। अधकपाली दर्द मतलब आधे सिर में होने वाला दर्द। मोथी एक प्रकार की घास, मराठी में उसे गवत कहते हैं। शीतल पाटी मतलब चटाई। मूंज एक प्रकार का तृण, घास, गवत। बेकाम अनुपयोगी, बेगार। छात्रों, इस परिच्छेद पर आधारित कुछ कृतियां हमें हल करनी है। प्रश्न: निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पहली कृति आकलन कृति है। कृति पूर्ण कीजिए या आकृति पूर्ण कीजिए या संजाल पूर्ण कीजिए, ऐसा आपको पूछा जाएगा। नंबर 1, सिरचन का काम करने का ढंग ऐसा था। सिरचन कैसा काम करता, कैसा है उसका ढंग काम करने का? हाँ, सिरचन का काम करने का ढंग ऐसा था। एक एक मोती और पटेर की बड़ी जतन से कुच्ची बनाता। नंबर 2, कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त, ये उसका काम करने का ढंग था। दूसरा प्रश्न है छात्रों, सिरचन का मेहनताना। सिरचन उसका मूल्य क्या लेता था, कैसा है उसका मेहनताना? तो देखिए कैसा है मेहनताना उसका। सिरचन का मेहनताना, पेट भर खाना, बस एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा, ये होगा उसका मेहनताना। ठीक है छात्रों, अगला प्रश्न है, गलत वाक्यों को सही करके लिखना है। यहाँ पर जो वाक्य दिए उसको थोड़ा सा गलत कर दिया है, आपको उसे सही करना है। वो सही जो कहाँ कर दिया है उसे अधोरेखांकित करना है। दूध घी मलाई न मिले तो बात नहीं, कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला सिरचन नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये वाक्य में थोड़ी गलती है, आपको दुरुस्त करना है। तो कौन सी गलती है जरा देखिए। दूध में कोई मिठाई न मिले तो, दूध में कोई मिठाई, इस शब्दों को, इन शब्दों को आपको अधोरेखांकित करना है। तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला सिरचन नहीं बर्दाश्त कर सकता। दूसरा वाक्य है, कौन सा दूसरा वाक्य? आज तो अब कपाली दर्द के कारण मन ठीक नहीं है, थोड़ा सा रह गया, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। इसमें गलती है, उसे दुरुस्त करना है। कैसे है गलती? आज तो अब कपाली दर्द से माथा टंटना रहा है, माथा टंटना रहा है, इसे आपको अधोरेखांकित करना है। थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है छात्रों, संजाल पूर्ण कीजिए। सिरचन को आने वाले काम, सिरचन को कौन कौन से काम आते थे, आपको संजाल पूरा करना है। सिरचन को आने वाले काम कौन कौन से आते थे उसे काम, जरा देखिए। हाँ, पहला, मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटियां बनाना आता था। बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीक बनाना आता था। सतरंगे डोर के मोढ़े बनाना आता था।
और चौथा, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के जाले बनाना आता था। ऐसे 4 आपको उत्तर यहाँ लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा, आकृति पूर्ण कीजिए। शीर्चन जाति का ये है, क्या है वो लिखना है। बिना इसके पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, क्या है वो लिखना है। शीर्चन को लोग ये भी समझते हैं, क्या समझते हैं वो लिखना है। ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें इसके सिवा गांव में कोई नहीं जानता। कौन सा काम है वो लिखना है। छात्रों परिचित पढ़िए, उसमें इसके उत्तर ढूंढिए। हाँ, यही है उत्तर। शीर्चन जाति का यह कारीगर है, क्या है, कारीगर है। और दूसरा, बिना इसके पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर मतलब मजदूरी। और सिरचन को लोग ये भी समझते, क्या समझते, चटोर, क्या समझते, चटोर। ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें इनके सिवा गांव में कोई नहीं जानता। किनके सिवा नहीं जानता, सिरचन के सिवा कोई नहीं जानता। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी, स्वमत अभिव्यक्ति। कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस विषय पे अपने विचार लिखिए। उत्तर, हमारे देश की संस्कृति में लोक कलाओं की सशक्त पहचान रही है। ये मूलतः ग्रामीण अंचलों मतलब विभाग क्षेत्रों में अनेक जातियों व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी, पढ़ी नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित पारंपरिक कलाएं हैं। लोक कला का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारतीय ग्रामीण सभ्यता का। लोक कलाओं में लोकगीत, लोक नृत्य, गायन, वादन, अभिनय, मूर्तिकला, काष्ठकला, धातुकला, चित्रकला, हस्तकला आदि का समावेश होता है। हस्तकला ऐसे कलात्मक कार्य को कहते हैं जो उपयोगी होने के साथ साथ सजाने के काम आता है तथा जिसे मुख्यतः हाथ से सरल या हाथ से या सरल औजारों की सहायता से ही किया जा सकता है। ऐसी कलाओं का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व होता है। वर्तमान में लोग कलाओं और कलाकारों को उचित प्रश्न न मिलने के कारण अनेक लोक कलाओं की पहचान पर संकट उत्पन्न हो गया है। धीरे धीरे समय परिवर्तन हो गया, भौतिकतावाद आ गया, पश्चिमीकरण हो गया तथा आर्थिक संपन्नता के कारण परंपरागत लोक कलाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हमें व प्रशासन दोनों को ही लोग कलाओं और कलाकारों की पहचान नष्ट होने से बचाने के प्रयास करने चाहिए। छात्रों, परिच्छेद क्रमांक तीसरा, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कहाँ है परिच्छेद ये? हाँ, अपनी हिंदी पुस्तक पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 43 और 44 पर है। कहाँ से शुरू होता है? पृष्ठ क्रमांक 43 पर शुरू होता है। कौन सा परिच्छेद शुरू होता है, कहाँ से? इस बार मेरी यहां से शुरू होता है तो पन्ना नंबर पृष्ठ क्रमांक 44 पर समाप्त होता है। कहाँ देखते हैं ना, यहाँ। इस परिच्छेद पर आधारित कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। बैरंग मतलब बिना टिकट लगा, तुरंत। तैनात, नियुक्त। तीली, मोटी सींक, सलाई। कमानी, लचीली एवं झुकाई हुई कीली। धुरी, खुंटी। झब्बा, गुच्छा, सुतली आदि में लगाए जाने वाला फूंदना। मूंगिया, मूंग के आटे से बना पदार्थ। छात्रों, इस परिच्छेद पर आधारित आपको कुछ कृतियां हल करनी है। प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो कृति पहली है आकलन कृति। संजाल पूर्ण कीजिए। तो क्या लिखना है संजाल में, क्या पूरा करना है? मानू की विदाई के 1 सप्ताह पहले ही लेखक की मां ने ये किया। 3 लिखना था तो ये एक नमूना के तौर पर आपको लिख दिया। यहाँ पर सिरचन को काम पर तैनात करवा दिया। 2 आपको लिखने। तो कौन सा है पहला? काम के बदले नई मोहर वाली मोहर छाप वाली धोती की बात की। दूसरा, मन लगाकर काम करने की हिदायत दी। आपको उत्तर यही लिखना है। कौन सा? मानू की विदाई के 1 सप्ताह पहले ही लेखक की मां ने ये किया। क्या क्या? काम के बदले नई मोहर छाप वाली धोती की बात की।
नंबर 2, सिरचन को काम पर तैनात करवा दिया। नंबर 3, मन लगाकर काम करने की हिदायत मतलब सूचनाएं दी। प्रश्न क्रमांक 2, वाक्यों को उचित क्रम लगाकर लिखिए। छात्रों, यहाँ इस परिच्छेद में से 4 वाक्यों को लिया है और ये वाक्यों का जो क्रम है, सीक्वेंस है, वो गलत दिया है, ऊपर नीचे कर दिए। आपको उसे खाली सही क्रम से लिखना है। आप परिच्छेद पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते जो पहला वाक्य आया 4 में से जो आएगा उसे नंबर 1 पर लिख दीजिए। पढ़ते रहिए, 2 नंबर पर लिख दीजिए जो आएगा बाद में, पहले के बाद में। दूसरे के बाद में जो आएगा वो 3 नंबर पर, जो बचा होगा 4 नंबर पर लिख दीजिए। तो वाक्य उनका क्रम कैसा छात्रों? परिच्छेद में पहला वाक्य आता है, रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर सिरचन चीक बुनने बैठा। उसके बाद वाक्य आता है परिच्छेद में, मंजली भाभी से रहा नहीं गया। और उसके बाद में परिच्छेद में वाक्य आता है, मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी हैं। और अंतिम बचा हुआ वाक्य है परिच्छेद में चौथे नंबर पर आया है, वो है मंजली भाभी का मुंह लटक गया। इन वाक्यों को क्रम से यहाँ पर लगा दिया है। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? कारण लिखिए। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। क्यों लटक गया? क्या कारण है? मंजली भाभी का प्रस्ताव सुनकर सिरचन ने कहा कि बहुरिया, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती। मानू दीदी का दूल्हा अफसर है। सिरचन की बात सुनकर मंजली भाभी का मुंह लटक गया। ये था कारण। प्रश्न क्रमांक 4, वाक्य पूर्ण कीजिए। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को क्या बताया, क्या कहा था, वो आपको यहाँ पूरा करना है। तो अर्थात मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी, लिखकर चेतावनी दे दी है। दूसरा वाक्य उसका वाक्य पूर्ण कीजिएगा। मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय आगे क्या लिखना है, वाक्य पूरा करना है। वाक्य अधूरा को पूरा करना है। तो वाक्य ऐसा होगा, मोहर छापल धोती नहीं, मुंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, इसे अधोरेखांकित करना है। छात्रों, आपको कृति क्रमांक 2 जो सोमत है उसे हल करना है। मन लगाकर काम करना एक गुण है। इस विषय में अपने विचार लिखिए। अब अपने विचार भी यहाँ लिख सकते हैं, वो भी सही होगा उत्तर, लेकिन यहाँ उदाहरण के तौर पर आपको उत्तर दिया है। किसी भी काम को मन लगाकर अर्थात तन्मयता से करना एक गुण है, उसका फल भी हमें मिलता है। मन लगाकर किए गए काम के परिणाम हमेशा उत्तम होते। जिस काम को करने में मन लगता है वो कभी बोझ नहीं लगता। जो काम मन मार कर करना पड़े वो बोझ बन जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक किनारे खड़े होकर नाव की तलाश करते, अर्थात उचित काम और अवसर की तलाश करते रहते, और वो अवसर कभी नहीं आता। वे जिंदगी भर इंतजार ही करते रहते। कुछ लोग नौकरी में मन लगाकर काम ही नहीं करना चाहते। दूसरे शादी जब मेहनत और लगन से काम करके प्रोन्नति पाकर आगे बढ़ जाते, तो ईर्ष्या के वंश होकर उन्हें अधिकारियों का चमचा आदि कहते। छात्रों, परिचित क्रमांक 4 कहाँ से शुरू होता है? पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 44 पर शुरू होता है। कहाँ से? दूसरे दिन चीक यहाँ से शुरू होता है। तो 45 पन्ने नंबर पर, मतलब पृष्ठ क्रमांक 45 पर कान मत दो यहाँ समाप्त होता है। और इस परिचित पर आधारित कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। पांति मतलब पंक्ति, लक्ष्य करना मतलब ध्यान से देखना, कलेवा सुबह का जलपान मतलब नाश्ता, तमतमाकर क्रोधित होकर, बतकुट्टी मतलब बात काटने की क्रिया। छात्रों, इस परिच्छेद पर आधारित कुछ यहाँ कृतियां दी हैं, आपको हल करनी है। कृति पहली है आकलन कृति। ये वाक्य किसने किससे कहे, लिखिए। आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? ये वाक्य किसने कहा, किससे कहा? दूसरा वाक्य, अरे मंजली सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? ये वाक्य किसने कहा, किससे कहा? तीसरा वाक्य, बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। ये वाक्य किसने किससे कहा? चौथा वाक्य, किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वो? ये वाक्य किसने और किससे कहा? उत्तर कैसा होगा देखिए।
पहला वाक्य, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? लेखक ने माँ से कहा है। दूसरा वाक्य, अरे मंजली सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? ये वाक्य लेखक की माँ ने मंजली भाभी से कहा है। तीसरा, बूंदिया मैंने खाता का की? सिरचन ने लेखक की माँ से कहा है। चौथा वाक्य, किसी के नए ससुराल की बात क्यों करेगा वो? चाची ने लेखक की माँ से कहा है। अगला प्रश्न छात्रों, आकृति पूर्ण कीजिए। सिरचन को काम में मगन होकर खाने पीने की ये न रहती। क्या आपको लिखना है? चीक में सुतली के फंदे डालकर सिरचन ने इस पर निगाह डाली। क्या? परिच्छेद में ढूंढिए। तीसरा वाक्य, मानो ये सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। क्या? परिच्छेद में ढूंढिए। अरे मंजली सिरचन को ये क्यों नहीं देती? क्या नहीं देती? वो लिखना है। छात्रों उत्तर क्या होंगे इसके परिचित के? पहला है, सिरचन को काम में मगन होकर खाने पीने की ये नहीं होती। क्या? सूद नहीं होती। चीक में सुतली के फंदे डालकर सिरचन ने इस पर निगाह डाली। किस पर? सूप पर, जो पीने का सूप होता वो। तीसरा वाक्य, मानो ये सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। क्या सजा रही थी वो? पान। चौथा वाक्य, अरे मंजली सिरचन को ये क्यों नहीं देती? क्या? बूंदिया। छात्रों प्रश्न क्रमांक तीसरा है, और वो है तीसरा प्रश्न, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाक्य है, सिरचन की रिक्त स्थान के पास दो रेखाएं उभर आई। क्या? आंख, ठुट्टी, नाक, कहां? सही उत्तर आपको लिखना है। तो सही उत्तर क्या है उसका? देखिए, सिरचन की नाक के पास दो रेखाएं उभर आई। दो रेखाएं उभर आई। अगला वाक्य है, बहुओं से डैश 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 करने की क्या जरूरत है? रिक्त स्थान पर क्या लिखना है? बदकुट्टी, मजाक, बहस, बदकुट्टी। क्या लिखना है? बदकुट्टी लिखना है। देखिए वाक्य, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत है? बदकुट्टी के नीचे अधोरेखांकित करना है। तीसरा वाक्य छात्रों, डैश 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 पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। कौन? माँ, चाची, मानू? हाँ, मानू। कौन सा वाक्य है? मानू। उत्तर क्या है उसका? मानू। ध्यान से देखिए, मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चौथा अंतिम वाक्य छात्रों, सिरचन के मुंह में डैश 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 मतलब रिक्त स्थान भरा हुआ था। क्या? चूरा, पान, भात, अर्थात चूरा। चूरा भरा हुआ था। वाक्य कैसा होगा? यहाँ देखिए, सिरचन के मुंह में चूरा भरा हुआ था। चूरा इस शब्द के नीचे अधोरेखांकित करना है। छात्रों कृति क्रमांक 2 समर्थ अभिव्यक्ति, बहू के मायके की आलोचना करना उचित नहीं है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यह नमूना के तौर पर उत्तर दिया है, देखते हैं उत्तर। प्राय कहा जाता है कि बेटियों का असली घर उनका ससुराल होता है। जिसे असली घर बताया जाता है, यानी कि ससुराल, वहां हर पल बहू को बेगाना समझा जाता है। ससुराल में बहू को कोई हक नहीं होता कि वो अपनी इच्छा से कुछ कर सके। हर छोटी बड़ी बात के लिए उसे ससुराल वालों की आज्ञा की आवश्यकता होती है। बहू सबकी इच्छाओं का ख्याल रखती है, सबका सम्मान करती है, पर बहू का सम्मान कोई नहीं करता। स्थिति तब और भी भयंकर हो जाती हैं जब ससुराल वाले समय असमय बहू के मायके की आलोचना करते हैं या करने लगते हैं। मायके वालों ने क्या भेजा है, बहू क्या लाई है, आदि प्रश्न घर वाले ही नहीं, अड़ोस पड़ोस वाले भी वालों की जुबान पर भी आने लगते हैं। लड़के वाले प्राय समझते हैं कि उनका दर्जा लड़की वालों से ऊंचा है। बात बात पर बहू के मायके वालों की अपेक्षा की जाती है, उनमें मीन मेक निकाली जाती है। परिणाम स्वरूप बहू के मन में ससुराल के प्रति विद्वेष की भावना आ जाती है। हमें बहू के माता पिता को बराबरी का दर्जा देना चाहिए, तभी बहू भी ससुराल वालों को सम्मान देगी। हमेशा उसमें कुछ लेने की अपेक्षा करना उचित नहीं है। छात्रों परिचित क्रमांक 5, निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। परिचित कौन सा है?
पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 45 पर शुरू होता है। सिरचन ने मुस्कुराकर यहां से, तो समाप्त होता है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 46 पर। कहा वो नहीं आ सकता, यहाँ। इस परिचित पर आधारित कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। अवाक मतलब चकित, स्तब्ध, गम कौवा सुगंधित, जर्दा तंबाकू, जली भुनी रहना नाराज रहना, मस्खरी दिल लगी, चूहलबाजी चूहलबाजी, हनहनाता बड़बड़ाता। छात्रों कृति क्रमांक पहली, एक शब्द में उत्तर लिखिए। सिरचन ने छोटी चाची से मांगा। क्या मांगा सिरचन ने छोटी चाची? परिचित में ढूंढिए। गम कौवा जर्दा। क्या मांगा था? गम कौवा जर्दा। दूसरा वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। सिरचन की घरवाली ने ये बुनी थी। क्या बुनी थी? सिरचन की घरवाली ने ये बुनी थी। क्या? शीतल पाटी। छात्रों अगला प्रश्न है, वाक्य सत्य असत्य लिखिए। चाची सिरचन को पान खाते देखकर खुश हो गई। ये सत्य है असत्य है? ये वाक्य असत्य है। क्या है? असत्य है। दूसरा वाक्य, मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यनाश। ये वाक्य सत्य है असत्य? सत्य है। क्या है वाक्य? सत्य है। देखिए उत्तर 2 का। तीसरा वाक्य कौन सा है? सिरचन ने अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेटकर झोले में रखे। ये सच है या गलत? ये सत्य वाक्य कौन सा है? सत्य। उत्तर देखिए 3 नंबर का, सत्य। और चौथा वाक्य है, मानो चुपचाप अधूरी शीतल पाटी देखती रही। ये वाक्य सत्य है असत्य है? ये वाक्य असत्य है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है छात्रों, वाक्यों को उचित क्रम लगाकर लिखिए। यहाँ पर जो 4 वाक्य दिए उनका क्रम ऊपर नीचे कर दिया। आपको परिचित को पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते जो पहला वाक्य आएगा उसे नंबर पर लिख दीजिए। पढ़ते पढ़ते जो नंबर 2 पर आएगा उसे 2 नंबर पर लिख दीजिए। परिचित पढ़ते रहिए। जो 3 नंबर पर आएगा उसे 3 नंबर पर, और जो अंतिम बचा होगा उसे 4 नंबर पर लिख दीजिए। तो कैसे वाक्य हैं, कहाँ कौन कौन से बैठते हैं, देखिए जरा। हाँ, परिचित पढ़ते वक्त पहला वाक्य मिला हमें, कौन सा? सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। उसके बाद हम परिचित पढ़ते रहे तो वाक्य मिला है 2 नंबर पर, चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। हम परिचित पढ़ते ही जाते आगे तो हमें 3 नंबर पर वाक्य मिला है, बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। और जो बचा है वाक्य चौथा, वो 7 तारे मंद पड़ गए। या परिचित पढ़ते हुए 4 नंबर पर यह वाक्य हमें मिला है। प्रश्न क्रमांक चौथा, कारण लिखिए। मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यनाश। इसका कारण लिखिए। तो कारण क्या है छात्रों इसका? चाची ने सिरचन को बुरी तरह डांटा था। मैं जानता था कि सिरचन बड़ा स्वाभिमानी है। अब वो मानो कि ससुराल के लिए चीका और शीतल पाटी बनाएगा भी या नहीं। अब वो बनाएगा नहीं शायद, ऐसा लगता है। इसलिए वो कहते हैं हो गया सत्यनाश। कारण तीसरा लिखना है, 7 तारे मन पड़ गए। 7 तारे मन पड़ गए, इसका कारण लिखना है। क्यों मन पड़ गए, कैसे हो गया? तो कारण है चौथा, सिरचन बड़ा स्वाभिमानी था। चाची ने उसे बुरी तरह से डांटा तो उस चीक को, जिससे उसने बड़े मन से बनाना शुरू कर दिया या क्या था, अधूरी छोड़कर चला गया। मतलब वो काम रुक गया, इसलिए 7 तारे मन पड़ गए। कृति क्रमांक दूसरी, स्वमत अभिव्यक्ति। सिरचन काम अधूरा छोड़कर चला गया, क्या ये उचित था? इस विषय में अपने विचार लिखिए। अब अपने मन से भी विचार लिख सकते हैं, कारीगरी के स्वाभिमान वगैरह इसके बारे में आप भी सोच सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, वो भी उत्तर सही होगा। यहाँ पर नमूना के तौर पर उत्तर दिया है, वो है, लेखक की चाची के बुरा भला कहने पर सिरचन नाराज होकर काम अधूरा छोड़कर चला गया। इसे किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। सिरचन अच्छी तरह जानता था कि चीक और पटेर की शीतल पार्टियां मानो की अफसर दूल्हे की फरमाइश पर बनाई जा रही हैं। मानो उन्हें लेकर ही ससुराल जाएगी, फिर भी उसने काम पूरा नहीं किया और चला गया। ये सिरचन ने ठीक नहीं किया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि दूल्हे की फरमाइश पूरी न होने की स्थिति में मानो को ताने सुनने पड़ सकते। सास ससुर व घर के सदस्यों
कि नाराजगी का शिकार होना पड़ सकता है, उस समय वो मानू जिसके प्रति सिरचन के मन में भी स्नेह था कितनी दुखी होगी। सिरचन का काम अधूरा छोड़कर जाना मुझे उचित नहीं लगा। विद्यार्थी अपने विचार यहाँ पर खुद लिख सकते हैं। छात्रों, परिचित क्रमांक 6 कहाँ से शुरू होता है? पृष्ठ क्रमांक 46 पर है। देखिए कहाँ शुरू होता है? बड़ी भाभी यहां से शुरू होता है, तो देख रहा था यहां तक। छात्रों, इस परिचित पर कुछ कठिन शब्दार्थ है। वो है कदर मतलब इज्जत, झालर मतलब लहरदार किनारी, बेजा मतलब अनुचित। छात्रों, यहाँ प्रश्न दिया है, निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। छात्रों, यह परिचित आपको ध्यान से सुनना है, पढ़ना है, याद रखना है, और इस पर जो कृतियां दी हैं वो कृतियां हल करनी है। तो कृति पहली, आकलन कृति। ये वाक्य किसने किससे कहे, लिखिए। पहला वाक्य, ये भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू? ये वाक्य किसने किससे कहा? दूसरा वाक्य, चाची और मंजली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। ये वाक्य किसने किससे कहा? मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखो। ये वाक्य किसने किससे कहा? ये मेरी ओर से है, सब चीजें है दीदी। ये वाक्य किसने किससे कहा? आपको लिखना है। जरा परिचय में ढूंढिए तो कौन क्या कौन कौन कहते हैं, किसे कहते हैं। तो पहला वाक्य, ये भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू? बड़ी भाभी ने मानू से कहा है। दूसरा वाक्य है, चाची और मंजली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी, लेखक ने बड़ी भाभी से कहा है। तीसरा वाक्य, मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखो, सिरचन ने लेखक से कहा है। और चौथा वाक्य, अंतिम वाक्य, ये मेरी ओर से है, सब चीजें है दीदी, सिरचन ने मानू से कहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2, वाक्यों को उचित क्रम लगाकर लिखिए। यहाँ पर जो 4 वाक्य दिए हैं छात्रों, इन वाक्यों को आप परिचित पढ़ते रहिए। जो पहले नंबर पर आएगा उसे नंबर 1 पर लिख दीजिए, परिचित पढ़ते रहिए। जो 2 नंबर पर आएगा उसे 2 नंबर पर लिख दीजिए। इस तरह से आप चारों वाक्यों का क्रम लगा दीजिए। ये जो क्रम है ये गलत है, आपको सही करके लिखना है। तो हम परिचित पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते पहला वाक्य हमें मिला है परिचित में, मानो कुछ नहीं बोली बेचारी। ये पहला वाक्य मिला, उसे नंबर 1 पर लिख दिया। परिचित पढ़ते रहे हम, दूसरे नंबर पर वाक्य है, ये मेरी ओर से है, सब चीजें है दीदी। ये वाक्य मिला हमें परिचित में। हम परिचित पढ़ते रहे, 3 नंबर पर वाक्य मिला है, कौन सा? मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। ये वाक्य मिला, उसे 3 नंबर पर लिख दीजिए। और हाँ, जो बचा है 4 नंबर का वाक्य, वो 4 नंबर पर लिख दीजिए। या परिचित पढ़ते पढ़ते जो अंतिम बार चारों में से जो वाक्य मिलने वाला है उसे 4 नंबर पर लीजिए। कौन सा मिला यहाँ पर? मानो फूट फूट कर रो रही थी, ये वाक्य मिला है। प्रश्न क्रमांक 3 है छात्रों, कृति पूर्ण कीजिए। मानो को उपहार में मिला, क्या मिला मानो को उपहार में? मानो को उपहार में मिला है शीतल पाटी, चीका और कुश की एक जोड़ी आसनी। छात्रों, कृति क्रमांक 2, स्वमत अभिव्यक्ति। सिरचन भावनाओं से परिपूर्ण व्यक्ति था, इस विषय में अपने विचार लिखिए। अब अपने मन से भी ये उत्तर लिख सकते हैं। सिरचन के बारे में आपने जो पढ़ा है, उसे समझा है, उसके अनुसार आप भी उत्तर लिख सकते हैं। यह नमूना के तौर पर उत्तर दिया है। सिरचन भावनाओं से परिपूर्ण व्यक्ति हैं, वह उच्च कोटि का कलाकार हैं। चीक, शीतल पाटी आदि बनाने में पूरे क्षेत्र में उनका कोई सानी नहीं है। लेखक का परिवार, विशेष रूप से उनकी मां का सिरचन बहुत आदर करता है। लेखक की मां भी सिरचन की कला का सम्मान करती हैं। शायद इसीलिए लेखक की चाची उससे जली भुनी रहती है। भावुक होने के कारण सिरचन को किसी के द्वारा टोका जाना तनिक भी बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए चाची के बुरा भला कहने पर वो नाराज होकर काम अधूरा छोड़कर चला जाता है। परंतु जानता है कि चिक, शीतल पाटी आदि सभी चीजों के लिए मानू के अफसर पति ने फरमाइश की थी। उसे मानू से स्नेह था, अतः नाराज होने के बावजूद वो मानू के लिए वे सारी चीजें बनाता है, और इतनी सुंदर कि लेखक भी उसकी कारीगिरी देखकर दंग रह जाता है। सिरचन स्वयं उन्हें लेकर स्टेशन आता है।
टेंशन आता है, मानो जब माँ द्वारा कही गई मोहर छापल धोती का दाम सिरचन को देना चाहती हैं तो दोनों हाथ जोड़कर मना कर देता है। छात्रों, यहाँ पर ये स्वाध्याय समाप्त होता है। छात्रों, इस वीडियो को आप बार बार देखें, इस स्वाध्याय को समझ ले, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। और हाँ छात्रों, अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि दिशा, इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।